चलो गाइस, देन एचएसएन कोड का रिक्वायरमेंट, तो जो इनवॉइस बनता है, टैक्स इनवॉइस जो बनता है, वो टैक्स इनवॉइस पे एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मालूम एचएसएन, राइट? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से एक पर्टिकुलर गुड्स को बुलाया जाता है, तो उसका एक कॉमन नाम होना चाहिए, हार्मोनाइज्ड कॉमन नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, इसलिए एचएसएन कोड है। अब गाइज, ये किन किन लोगों को, कौन से असेसीज को मैंडेटरी है कि उन्होंने एचएसएन कोड डालना चाहिए, कितने डिजिट का डालना चाहिए, और किन लोगों को एग्जेम्पशन है, ऐसे ये 3 पॉइंट में दिए। कौन से पर्संस को डालना चाहिए, कितने डिजिट का होना चाहिए, और कौन से लोगों के लिए एग्जेम्पशन दिया है, ये पूरा इस नोटिफिकेशन के थ्रू समझाया। बहुत सिंपल है। तो ये ऊपर का तो बस दिया है, नंबर ऑफ एचएसएन डिजिट रिक्वायर्ड ऑन अ टैक्स इनवॉइस, कितने नंबर का लगेगा, एंड अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एचएसएन। ऐसे कौन से क्लास ऑफ पर्सन है जिनको एचएसएन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड नहीं डाला तो भी चले, तो दिया है। एक छोटा सा टेबल अपन पढ़ लेंगे, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देख, गवर्नमेंट ने बोला है एनुअल टर्नओवर देखो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, अगर कोई असेसी का टर्नओवर लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अप टू 5 करोड़ रुपीज है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है, तो आपको आपके इनवॉइस पे 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, 4 डिजिट का एचएसएन। और अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ से, तो फिर आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। अरे बात को समझे। अर्लियर देयर वर डिफरेंट प्रोविजन किया, अप टू 1.5 करोड़ जिनका टर्नओवर था उनको तो एचएसएन कोड डालना जरूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं, लेकिन अब सबके लिए इन्होंने कंपलसरी कर दिया। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है, तो आपको 4 डिजिट का डालना। एक छोटा सा रिलैक्सेशन उन्होंने दिया, वो रिलैक्सेशन क्या है देखो, अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है प्रीसीडिंग ईयर में, और आप B2C को सप्लाई कर रहे हो, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट एंड कंज्यूमर, B2C को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने बिल पे एचएसएन कोड नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप B2C को सप्लाई कर। अगर आपका सप्लाई B2B को है, तो आपको कंपल्सरीली एचएसएन कोड डालना है। देयर इज नो एग्जेम्पशन फॉर यू एट ऑल अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, B2B सप्लाई। ओके, तो देखो वहां पे क्या लिखता है, फर्दर इट इज प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in preceding financial year is up to 5 crores, मतलब ये पहले वालों के लिए बात चल रही है, may not mention the number of digits of HSN code as specified in table above in tax invoice issued by him in respect of supplies made to unregistered person। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो आपने इन टैक्स इनवॉइस पे एचएसएन कोड डाला, नहीं डाला तो भी चलेगा। अरे समझे। बट अगर आपका टर्नओवर, ध्यान दो, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो चाहे आप B2C सप्लाई करो या चाहे आप B2B सप्लाई करो, दोनों में से कोई भी सप्लाई करो, कंपल्सरीली आपको 6 डिजिट का डालना पड़ेगा। अरे बात को समझे। ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ से प्रीसीडिंग ईयर में और वो B2C को सप्लाई, बाकी लोगों के लिए। ओके, देन बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो टैक्स इनवॉइस के लिए, सेम प्रोविजन। ओके, देन टैक्स इनवॉइस टू हैव अ डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड आपको मालूम है ना, क्यूआर कोड। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। जैसे देखो आजकल आप बहुत शॉप्स में जाते हो, इवन आप सब्जी भाजी के भी दुकान पे जाओ तो उनके शॉप के बाहर ऐसा क्यूआर कोड लगा रहता है। फिर आप क्या करते हो, अपना मोबाइल निकालते हो, वो मोबाइल से वो क्यूआर कोड स्कैन करते हो, वहां पे अमाउंट डालना पड़ता है, आपको फिजिकली अमाउंट डालना पड़ता है, वो डालते हो, नाम कंफर्म करते हो और पे कर देते हो, पासवर्ड डाल, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक क्यूआर कोड, उसे स्टैटिक क्यूआर कोड बोलते हैं, जहां आपको आपका वो अमाउंट पर्टिकुलर जितने भी रुपए का आपने परचेसिंग किया वो अमाउंट वहां पे डालना पड़ता है।
1008, 786, 420, है ना, ऐसे जो भी अमाउंट आप डालेंगे वो अमाउंट आपको पहले एंटर करना पड़ता है, फिर आप आपका पासवर्ड डालो और फिर आप उसका पेमेंट कर सकते। सो दैट इज अ स्टैटिक क्यूआर कोड। नाउ व्हाट इज डायनामिक क्यूआर कोड गाइस? डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है कि आप ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में जब जाते हो, देखना आप कोई मान के चलो रिलायंस डिजिटल में आप कोई परचेस करने, तो देखना वहां पे जो इनवॉइस मिलता है ना, वो इनवॉइस पे कोड रहेगा और वो कोड में गाइस ध्यान से सुनना, वो कोड में आप जब स्कैन करोगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक फिल होके आता है, आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपने 1 लाख रुपए के अमाउंट के कोई गुड्स परचेस किए तो वहां पे 1 लाख रुपए ऑटोमेटिक डाल के आएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम, 1 लाख रुपए, और फिर आपको जस्ट यू हैव टू पे, ओके करके आपको पासवर्ड डाल के पे करना। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक क्यूआर कोड। स्टैटिक में आपको ये सब अमाउंट डालना पड़ता है, डायनामिक में आपको कंपल्सरीली वहां पे डाल के आता है। ओके, सो ध्यान से सुनना, ये किन लोगों के लिए? अगर कोई पर्सन जिसका टर्नओवर, ध्यान से सुनो, डायनामिक क्यूआर कोड किसको कंपल्सरी है? अगर कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 17-18 फाइनेंशियल ईयर से आगे कभी भी 500 करोड़ के ऊपर है, कोई भी ईयर में 500 करोड़ के ऊपर है, तो उसको डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट, और डायनामिक क्यूआर कोड उसके हर बिल में डालना पड़ेगा जब वो B2C को सप्लाई करेगा। ध्यान दो, B2C को जब सप्लाई करेगा, B2B को नहीं। अगर कोई पर्सन का टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर गया और वो अगर B2C सप्लाई कर रहा है तो उसको डायनामिक क्यूआर कोड वो इनवॉइस पे डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी। अरे बराबर, प्रोवाइडेड अगर उसका कोई डिस्प्ले है, देखो बहुत बार ऐसा रहता है कोई शॉप में, बड़े बड़े शोरूम्स में देखना आप, बिग बाजार या फिर ये मैंने रिलायंस डिजिटल बोला, इनके डिस्प्लेज रहते हैं जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो और वो डिस्प्ले का रेफरेंस वो इनवॉइस पे देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे भी अगर उसका रेफरेंस आता है। ओके, तो देखो वहां पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल सब्जेक्ट टू सच अ कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन मेंशन देयरिन specify that the tax invoice shall have quick response code 6 proviso to rule 46। क्या बोलता है देखो, the government has notified that the invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in any of the preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crores। बेटा सब साल का मिला के नहीं, कोई भी एक साल में अगर आपका 500 करोड़ से ऊपर गया, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन दैट इज ऑन B2C इनवॉइस शॉल हैव डायनामिक क्यूआर कोड। वो हर एक इनवॉइस पे जो B2C का इनवॉइस जाएगा उस पे डायनामिक क्यूआर कोड होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अरे समझ में आया? तो यहां आपको देखना, ऊपर वाला जो था वो B2B वाला है, राइट? यहां पे B2C वाले की बात चल रही है। ओके, ध्यान दो। Then, however, the provision is not applicable to the following person। कुछ exceptions है, these are exceptions जहां पे डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। 5 exceptions आ जाए। पहला, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंक्लूडिंग NBFC, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल, इनको जरूरी नहीं। देन अ GTI, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जरूरी नहीं है। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, इनको भी जरूरी नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर को। सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन एग्जीबिशन ऑफ अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और इंडस्ट्री, जो आप मूवीज देखने जाते हो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन इंडस्ट्री में, उनके केस में भी ये जरूरी नहीं। एंड सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विस, ऑनलाइन डेटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज के केस में भी ये जरूरी नहीं। और ये प्रोविजो जो मैंने बताया था, where such a registered person makes a dynamic QR code available to the recipient through a digital display, such a B2C invoice issued by such a registered person containing cross reference of a dynamic QR code shall deem to have a quick response। मतलब अगर उसका, अगर मान के चलो कोई डिस्प्ले पे डायनामिक क्यूआर कोड लगा और उसका क्रॉस रेफरेंस अगर इनवॉइस में दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने इनवॉइस पे भी डायनामिक क्यूआर कोड डला हुआ है, तो उसने वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया था गाइस 29/11/2020 और बोला था कि 1 दिसंबर 20 से ये कंपलसरी हो जाए।
बट फिर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया बाद में और बोला कि 30 जून तक आप ट्रायल बेसिस पे उसको चला सकते हो। 1 दिसंबर 20 से 30 जून 21 तक उसको ट्रायल बेसिस पे चला सकते हो, बट आफ्टर 1 जुलाई 21 ये आपको कंपलसरी हो जाएगा, और अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो आपको लेट फी, आपको पेनल्टी भी लगेगी। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, द अफॉरसेड प्रोविजन ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड फॉर द पीरियड 1/12/20 to 30 June 21 on the condition that the said person complies with the provisions of the said dynamic code from 1 July 21. It means the compliance of the provision further shifted and made compulsory with effect from 1 July 20. तो ये कंपल्सरी 1 जुलाई 21 से करना। अरे समझे, दिस इज ऑल अबाउट अ डायनामिक क्यूआर कोड। उसके बारे में जो बताया वो पूरा यहां पे लिखा है, डायनामिक क्यूआर। ओके, एंड लास्ट इज ई इनवॉइस। देखो ई इनवॉइस क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ लोग जो बड़े एसएससीज है, अब कौन से बड़े एसएससीज, उन्होंने पहले बड़े एसएससीज मतलब जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर गया उनको बोल, फिर लिमिट घटा के 100 करोड़ लाए, और अब सिर्फ 50 करोड़। ऐसे एसएससीज जिनका टर्नओवर 17-18 से कोई भी ईयर में 50 करोड़ से ऊपर गया तो उनको ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो ये ई इनवॉइस इश्यू करने के लिए इनवॉइस रेफरेंस नंबर कॉमन पोर्टल पे जाके जनरेट करना पड़ता है। कॉमन पोर्टल gst.gov.in पे जाके इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करना पड़ेगा, और वो रेफरेंस नंबर इनवॉइस में डालना पड़ेगा, और फिर वो ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो वहां पे क्या बोलता है, कंपलसरी किसको है, एज पर रूल 48(4) of CGST rule, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year 17-18 exceeds ₹50 crores only, ध्यान देना, shall in respect of supply of goods or services or both to a registered person, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ B2B, B2C के लिए नहीं, हाँ, B2B के लिए, or for export prepare an invoice and other prescribed document by including such a particulars in form GST INV invoice INV 01 after obtaining, कब, आफ्टर ऑब्टेनिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा बाय अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयरिन इन ऑन कॉमन पोर्टल, कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर कॉमन जीएसटी पोर्टल पे ऑब्टेन करना पड़ेगा, और फिर ये जीएसटी INV 01 में उसे डालना। अरे समझे, और ये किसको इशू करते समय, B2B या एक्सपोर्ट के इनवॉइस अगर आप इशू कर रहे हो तो उनके लिए कंपलसरी है। तो देखो वहां पे लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट पहले 500 करोड़ थी, फिर 100 करोड़, और अब सिर्फ 50 करोड़ रिड्यूस टू 50 करोड़ पे लाई। तो जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अब 50 करोड़ से ऊपर चले गया, उनको ई इनवॉइस कंपलसरी कर, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट कंपलसरी कर दिया गाइस। बट ये जो दो लोग है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन व यूनिट में जो डेवलपर है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको ये मैंडेटरी नहीं, ये दो लोगों को ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी सबको ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी। तो 50 करोड़ आपको ध्यान में रखना है, और B2B या एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए ये कंपलसरी हो चुका है। ओके, ध्यान रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको जनरेट कॉमन पोर्टल में जाके करके लाना पड़ेगा, और ये दो लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं है। ई इनवॉइस जो है ये मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी फॉर दीज टू पीपल, जो यूनिट या डेवलपर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एंड बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ रहते हैं गाइस, वो SEZ में जैसे टाटा का यूनिट है, टाटा का यूनिट है ना, टाटा मोटर, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट्स रहते हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर या फिर डेवलपर्स रहते हैं, कि ये जो यूनिट्स आते हैं ना यहाँ पे, ये यूनिट्स को ये डेवलपर लोग क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर, जैसे इनको कुछ इक्विपमेंट्स रहे तो फैसिलिटी प्रोवाइड करके देते डेवलपर, या फिर ये यूनिट्स रहते हैं इनके लिए, इनके टर्नओवर भले क्यों ना 50 करोड़ के ऊपर जाए, उनको ये मैंडेटरी। ओके,